दोस्तों, अभी तक आप सबने देखा कि पिया ने सबको रोकते हुए कहा, एक और गुड न्यूज़ देने के लिए कहा। अब कौन सी गुड न्यूज़ है? विक्रांत जी ने कहा। अब आगे कहूँगी नहीं, बस टीवी में फिर से देखिए। ईशा ने चैनल बदलते हुए कहा। समर का भी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू चल रहा था। समर ने यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लिया था। सब उसे भी बधाई देने लगे, लेकिन विक्रांत जी ने उसे बधाई दिए बिना ही वहां से चले गए। वाह मेरे लाल, तूने तो कमाल ही कर दिया। गुड जॉब बेटा, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, देवेंद्र जी ने कहा। थैंक यू दादाजी, समर ने उनके गले लगते हुए कहा। मेरा समर तो है ही होनहार, काबिलियत कूट कूट कर भरी है इसमें। खूब आगे बढ़ो। बिंद्रा जी ने भी समर को प्यार से आशीर्वाद देते हुए कहा। जी बिल्कुल सही कहा दीदी, नीमा जी ने बिंद्रा की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। वो भी ये सब देख के बहुत खुश हो गई थी। इसका मतलब मैं अब दो बड़े सेलिब्रिटीज के सामने खड़ी हूँ। आई एम सो हैप्पी, पिया ने एक्साइटेड होते हुए कहा। मैं भी बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये बात तो मैं अपने सारे दोस्तों को बताऊंगा, राहुल ने उछलते हुए कहा। ईशा देख रही थी कि इतनी बड़ी खुशी मिलने के बाद भी समर खुश नहीं था। वो उसका कारण भी बहुत अच्छे से जानती थी। सबके जाने के बाद वो उसके पास आई और कहा, अंकल ने तुम्हें बधाई नहीं दी इसलिए उदास हो ना? समर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, नहीं ऐसा नहीं है, मैं खुश हूँ। ईशा समझ रही थी कि वो कह कुछ रहा है और उसका मन कुछ और ही कह रहा है। जब झूठ नहीं बोल पाते हो तो बोलते क्यों हो? मुझे पता है अंकल इस तरह से कुछ कहे भी नहीं चले गए। तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, ईशा ने कहा। थोड़ा बुरा लगा पर ठीक है, कोई बात नहीं, समर ने उदास होते कहा। उसकी तरफ से मैं कहती हूँ, जीते रहो बेटा और ऐसे ही कामयाबी के शिखर पर आगे बढ़ते रहो, ईशा ने विक्रांत जी की आवाज़ बनाते हुए कहा। समर हंसते हुए उसे गले लगाया और कहा, थैंक यू एंड ए बिग कंग्रेचुलेशन टू यू आल्सो। तो ट्रीट कब दे रही हो? ईशा ने शरारत से कहा। सिर्फ मैं क्यों, खुशी हम दोनों की है तो दोनों ही देंगे मिस्टर कंजूस। नीमा जी सीढ़ियों पर खड़े उन दोनों को देख रही थी। वो दोनों को खुश देखकर वो भी बहुत खुश थी। विक्रांत जी ने तभी नीमा जी को पीछे से कंधे पर हाथ रखा। नीमा जी चौंकते हुए पीछे मुड़ी और कहा, आप? हाँ मैं। इतना चौंक क्यों गई? विक्रांत जी ने कहा। नहीं कुछ नहीं, वैसे भी मुझे आपसे बात नहीं करनी, नीमा जी ने विक्रांत जी को देखते हुए कहा। विक्रांत जी सोचते हुए कहें, पर मैंने क्या किया? मुझसे क्यों नाराज हो? ये तो आप अपने आप से पूछिए, नीमा जी ने कहा और वहाँ से चली गईं। ईशा ऊपर अपने रूम में चली गई। समर सोफे पर बैठ के एक इम्पोर्टेंट काम निपटाने लगा। विक्रांत जी उसको देखें और मन ही मन कहें, कॉन्ग्रेचुलेशन समर। वो अंदर अपने रूम में आ गए। शाम हो चुकी थी। सबका सामान रामू कार में रख रहा था। सब नीचे आ चुके थे। नीमा जी ने काफी भारी साड़ी पहनी हुई थी। वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। चलते चलते वो गिरने ही वाली थी कि ईशा ने उसे संभाल लिया। आंटी आप सूट पहन कर आइए, साड़ी में आप कंफर्टेबल नहीं हैं, ईशा ने नीमा जी से कहा। बिंद्रा ने ईशा की तरफ देखते हुए कहा, हमारे घर की बहुएं साड़ी ही पहनती हैं। अगर कुछ पता नहीं है तो कुछ भी मत बोलो, पर ये कैसी जो जबरदस्ती है? क्या आप देख नहीं रही हैं उन्हें साड़ी में दिक्कत हो रही है? ईशा ने बिंद्रा जी की तरफ देखते हुए कहा, जाने दो बेटा, मैं ठीक हूँ, बस पैर फिसल गया था, नीमा जी ने ईशा को समझाते हुए कहा। सुन लिया,
नीमा को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिंद्रा ने कहा। ठीक नहीं है वो, उनका पैर इस साड़ी की वजह से फिसलता है। आंटी आप अंदर जाके चेंज करके आइए, ईसा ने कहा। तभी बिंद्रा जी ने उसे घूरते हुए कहा, तुम होती कौन हो हमारे घर के नियम को तोड़ने वाली? तुम्हें यहाँ घर की बहू पैंट शर्ट या सूट पहनती होंगी, लेकिन हमारे यहाँ शादी के बाद बहुएं सिर्फ साड़ी ही पहनती हैं। ये कैसा नियम है कि खुद को ही कष्ट देना पड़े? ऐसे नियम को मैं क्या कोई भी नहीं मानेगा। और वो सिर्फ आपकी वजह से साड़ी पहन रही हैं कि आपको बुरा ना लगे, ईसा बिंद्रा की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। ईसा इज राइट मॉम, आप चेंज करके आइए प्लीज, पिया ने ईसा का सपोर्ट करते हुए कहा। बिंद्रा विक्रांत जी को देखते हुए कही, भैया ये क्या हो रहा है? मेरी कोई इज्जत है कि नहीं इस घर में? सब मुझसे जवान लड़ाए चले जा रहे हैं। पिताजी आप ही कुछ कहिए, क्योंकि अगर मैंने बच्चों का साइड लिया तो बिंद्रा बुरा मान जाएगी, और अगर बिंद्रा का साइड लिया तो बच्चे बुरा मान जाएंगे। विक्रांत जी ने धीरे से देवेंद्र जी से कहा। देवेंद्र जी मुस्कुराते हुए बिंद्रा के पास गए और कहा, कोई तुमसे जवान नहीं लड़ा रहा बिंद्रा, सब नीमा से बहुत प्यार करते हैं। और हाँ, ये सच है कि उसे साड़ी में तकलीफ हो रही है, मैंने भी नोटिस किया है। तुम बड़ी हो इसलिए तुमको रिस्पेक्ट देने के लिए उसने साड़ी पहन रखा है, नहीं तो तुम्हारे यहाँ आने से पहले वो सूट पहनती थी। पर साड़ी तो हमारी माँ भी पहना करती थी, उन्होंने तो कभी कुछ नहीं कहा, बिंद्रा ने अपनी बात पर अड़ते हुए कहा। ईसा ने बिंद्रा के पास आते हुए कहा, आंटी वो टाइम कुछ और था, अब जमाना बहुत आगे बढ़ चुका है, समय के साथ साथ सोच का बदलना जरूरी है। अब अपनी चॉइस के कपड़े पहनने का पूरा हक रखते हैं। आप खुद ही सोचिए, अगर वो साड़ी पहनते हुए गिर गईं, उन्हें चोट लग गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तुम तो चुप ही रहो, मुझे तुम्हारी जैसी जवान लड़ाने वाली लड़कियों से बात ही नहीं करनी, बिंद्रा जी ने ईसा से गुस्से से कहा। आंटी मैं आपसे जुबान नहीं लड़ा रही हूँ, बस आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप जो कह रही हैं वो गलत है। नियम अगर सही हो तो उन्हें मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जोर जबरदस्ती का थोपा गया हुआ नियम मानना गलत है, ईसा ने बहुत प्यार से कहा। बिंद्रा ने उसे घूरते हुए कहा, तुमने मुझे गलत कहा, मैं तुमसे तजुर्बे और उम्र दोनों में ही बड़ी हूँ। वैसे तुम जैसी लड़कियों से उम्मीद भी क्या की जा सकती है? तुम्हारी तो माँ ही नहीं है, इसलिए तुम में संस्कार नाम का कोई चीज नहीं है। बिंद्रा बोलने से पहले 100 बार सोच लिया करो कि क्या बोल रही हो, विक्रांत जी बहकते हुए कहें। बिंद्रा विक्रांत जी के चिल्लाने से पूरी तरह डर गई। घर के सारे लोग खामोश हो गए। बिंद्रा की बात से सिर्फ विक्रांत ही नहीं बल्कि सारे घर वाले गुस्सा हो गए थे। ईसा की आंखों में आंसू आ गए। समझ जानता था कि वो अपनी माँ को कितना मानती है। वो कुछ कहता इससे पहले विक्रांत जी बोल पड़े, नीमा जी तुम जाके सूट पहन कर आओ, और बिंद्रा तुम जाके कार में बैठो, अब इस पे और बहस नहीं होगी। बिंद्रा ईसा के पास से गुजरते हुए कहीं, आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे भैया ने पहली बार मुझसे ऊंची आवाज़ में बात किया है, तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी। वो बाहर जाके कार में बैठ गए। समर भी राहुल और पिया को कार में बैठने का इशारा किया तो तीनों बाहर चले गए। ईसा ने आंसू पोंछे और नीमा जी के साथ अंदर चली गई। देवेंद्र जी विक्रांत जी के पास आए और कहें, बेटा शांत हो जा। पिताजी मैं गुस्सा नहीं करना चाहता था, लेकिन वो कभी कभी बोलते वक्त सोचती नहीं है, माफ करिएगा पिताजी। विक्रांत जी ने उदास होते हुए कहा, मैं समझ रहा हूँ, तू माफी मत मांग और हम दोनों मिलकर बिंद्रा को मना लेंगे।
तू तो जानता है उसे जितनी जल्दी गुस्सा होती है उतनी जल्दी मान भी जाती है। देवेंद्र जी ने प्यार से समझाते हुए कहा, जी चलिए आइए कार में बैठते हैं, जाने का टाइम हो रहा है। विक्रांत जी कहते हुए देवेंद्र जी के साथ बाहर चले गए। नीमा जी सूट पहनकर वॉशरूम से बाहर आई। उसने देखा ईशा ने उसके एयर बैग में से साड़ी निकाल के सूट बैग में पैक कर दिया था। नीमा जी मन ही मन सोचने लगी, दीदी की इतनी कड़वी बातें सुन के भी उफ तक नहीं किया तुमने ईशा। मेरे लिए उनसे बहस कर गई, उसकी सारी ताने झेल गई। तुम्हारी जैसी लक्ष्मी अगर किसी के घर में आ जाए तो उस घर का उद्धार ही हो जाए। बिन कहे हम सब के लिए इतना कुछ कर जाती हो बेटा कि क्या कहूँ मैं तुमसे। भगवान से यही चाहूँगी कि तुम खुश रहो। वो उसके पास गई और उसे प्यार से गले लगाते हुए कहा, सब मेरी वजह से हुआ है। सॉरी बेटा। अब क्यों सॉरी बोल रही हैं? सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। मेरी वजह से खामखा सीन क्रिएट हो गया घर पे। हाँ, बिंद्रा आंटी से डांट पड़ी पर काम तो हो गया ना। अब आप सूट पहन सकती हो और अब कोई रोक टोक नहीं करेगा। ईशा ने इस्माइल करते हुए कहा। नीमा जी ने प्यार से उसका माथा चूमा और कहा, जानती हूँ कि तुम्हें बहुत बुरा लगा है, लेकिन हमेशा की ही तरह अपने दुख को अपनी हंसी के पीछे छुपा रही हो तुम। कहाँ से लाती हो इतनी हिम्मत बेटा तुम? ईशा ने नीमा जी का प्यार से हाथ पकड़ते हुए कहा, आपसे चल पगली। नीमा जी ने उसके गाल पे थपथपाते हुए कहा। वो दोनों बाहर आ गईं। नीमा जी विक्रांत के साथ बैठकर चली गईं। पिया, राहुल, दिव्या और बुआ जी सब जा चुके थे। बच गए थे तो सिर्फ ईशा और समर। समर ने कार का दरवाजा खोला। ईशा शांति से सीट पर बैठ गई। समर भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। उसने कार स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। समर बार बार ईशा को ही देखे जा रहा था। वो एकदम खामोश बैठी हुई थी, न कोई हरकत न कोई रिएक्शन था उसके चेहरे पर। रिजॉर्ट पहुंचने में अभी आधा घंटा लगेगा, तब तक गाना लगा दूं? समर ने कहा। ईशा ने उसकी बात सुनी ही नहीं। वो तो पूरी तरह से खोई हुई थी। समर जानता था कि बुआ जी की बात से वो काफी परेशान थी। उसे ऐसा चुप देख समर को अच्छा नहीं लग रहा था। उसे उसकी काफी चिंता होने लगी। लगता है बहुत बुरा लग गया। ऐसा क्या करूं कि मूड ठीक हो जाए इसका? कुछ तो करना होगा मुझे। ऐसे इसे मुंह लटकाए तो नहीं देख सकता हूँ मैं, पर करूँ तो क्या करूँ? वो अंदर ही अंदर खुद से ही कही रहा था कि उसे रास्ते में कैफे दिखा। वो मुस्कुराया और उसने कार मोड़ी और सीधे उस कैफे के सामने जाकर रुका। समर ने कार पार्क किया। इसे नीचे उतरो। समर ने कार का दरवाजा खोलते हुए कहा। ईशा अभी भी खोई हुई थी। उसने समर को फिर से नहीं सुना। समर ने तब उसका कंधा हिलाते हुए कहा, मैंने कहा उतरो। इस बार ईशा का ध्यान टूटा। उसने बाहर देखते हुए कहा, हम तो रिजॉर्ट जा रहे थे, फिर तुमने यहाँ कैफे के बाहर कार क्यों रोकी? तुम्हें किसी से मिलाना है इसलिए। समर ने उसे कार से उतारते हुए कहा, पर किससे और अभी क्यों? ईशा उसके पीछे चलते हुए कह रही थी। समर ईशा को कैफे के अंदर ले आया और उसे कॉर्नर टेबल पर बैठा के ऑर्डर करने चला गया। ईशा वहां बैठे उसे ही देख रही थी। समर थोड़ी देर तक बेटा से बात किया, फिर वापस आकर ईशा के पास बैठ गया। किससे मिलवाने वाले थे और कहाँ है वो? ईशा ने बेमन से कहा। अरे रुको भाई, आ रहा है, थोड़ा सब्र करो। समर ने बेटर को इशारा करते हुए कहा। समर प्लीज चलो यहाँ से, मुझे किसी से अभी मिलने का मन नहीं कर रहा है। बाद में मिलवा देना जिससे भी मिलवाना है।
वो कहते हुए उठ ही रही थी कि वेटर आ गया। ईशा रुक गई और समर की तरफ देखने लगी। वेटर के हाथ में केक था और 2 कप कॉफ़ी। उसने टेबल पर सब चीज़ें रखी और वहाँ से चला गया। ईशा ने ध्यान से देखा, केक पर सॉरी लिखा हुआ था। कॉफ़ी में भी चॉकलेट सिरप से सॉरी लिखा हुआ था। ईशा ने सब देखते हुए कहा, ये सब क्यों? मुझे पता है, बुआ जी ने तुम्हारी माँ को पॉइंट आउट करके सही नहीं किया। उनकी तरफ से मैं तुमसे सॉरी कहता हूँ। प्लीज़ माफ़ कर दो। समन ने कान पकड़ते हुए कहा। ईशा ने उसके कान से हाथ हटाते हुए कहा, तुम्हें सॉरी या किसी को भी सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है। वो बड़ी हैं, उनकी बात का क्या ही बुरा मानना। एटलीस्ट मुझसे तो सच बोलो, बुरा लगा था ना? समन ने उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा। हाँ, लेकिन मैंने भी तो उनसे बहस किया। ईशा ने मायूस भरे आवाज़ में कहा, जो किया माँ के लिए किया। वैसे भी तुम गलत नहीं थी, बस उन्होंने तुम्हारी बात को गलत समझ लिया। समन ने समझाते हुए कहा। थैंक यू मुझे समझने के लिए, कहते हुए ईशा ने नज़रें नीची कर ली। समन ने केक का एक बाइट लिया और ईशा को खिला दिया। ईशा ने भी एक बाइट लिया और वह समर को खिला दिया। ईशा मुस्कुराते हुए कही, अच्छा तुम मिलवाने भी वाले थे ना किसी से? कहाँ है वो? मिलवा तो दिया, समर ने कहा। किससे? ईशा ने आश्चर्य से कहा। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।